अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। अब वहाँ पे ब्रिज का काम इस सर्किट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमने एक सर्किट भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको डिटेल में अच्छी तरह से देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस सर्किट की। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इस व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने यहाँ पे 4 रजिस्टर जो हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं, दैट इज R1, R2, R3 एंड R4। ये 4 रजिस्टर हैं जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। सर्किट के बाद हमने क्या किया है, पॉइंट ए और सी, यहाँ पे हमने पॉइंट्स भी लगाए हैं, दैट इज पॉइंट ए, बी, सी एंड पॉइंट डी। तो पॉइंट ए और सी के दरमियान क्या है, हमने एक पोटेंशियल को कनेक्ट किया हुआ है, एक बैटरी को यहाँ पे हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है इस सर्किट के अंदर। यहाँ पे हमने स्विच पे लगा दिया है। स्विच इस वक्त क्या है, स्विच इस वक्त ओपन है। जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर की जो कनेक्शन है हमारे पास क्या है, बिटवीन बी एंड डी के दरमियान, बी और डी के दरमियान क्या है, ये गैल्वानोमीटर है। राइट हो गया। तो अब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, स्विच को क्लोज करना होगा। जब स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। सर्किट क्लोज होने से क्या होगा, इसमें करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट जो है हायर पोटेंशियल से, मींस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट यहाँ से फ्लो आएगा, पॉइंट सी की तरफ आएगा, तो यहाँ पे इसको 2 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, 2 ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं, दैट इज R2 और R4 वाली। तो करंट इस डायरेक्शन में भी जाएगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में भी जाएगा। इसी हिसाब से वो पॉइंट बी पे जब आएगा तो करंट इस डायरेक्शन में भी आएगा, गैल्वानोमीटर की तरफ भी जाएगा, करंट R1 की तरफ भी आएगा। इसी हिसाब से अगर ये R4 की तरफ आ रहा है तो यहाँ से करंट R3 के पास भी जाएगा। इस तरह से मूव करता हुआ करंट आपका फिर से नेगेटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा। तो ये सारी मूवमेंट है करंट के हिसाब से। अब हमने जो आगे इसको डिस्कस करना है, तो इसमें हमने किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करना है। प्रीवियस टॉपिक हमने किया था किरचॉफ रूल्स के बारे में, हमने स्टडी किया था, उसका फर्स्ट लॉ भी स्टडी किया था, और वो फर्स्ट लॉ जो था वो किसके बारे में था, वो करंट के बारे में था। जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, जिसको हम KVL के नाम से जानते हैं, तो उसमें आपने अगर देखा हो तो वहाँ पे हमने पोटेंशियल चेंजेस के बारे में या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वहाँ पे हमने बात की थी। तो यहाँ पे भी किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसको अप्लाई किया जाएगा, ताकि हम यहाँ पे जो रजिस्टर हैं, मोस्टली ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है कोई अननोन रजिस्टर अगर इसके अंदर है तो उस अननोन रजिस्टर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अननोन रजिस्टर जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्विच को क्लोज करेंगे, तो स्विच को हम क्लोज कैसे करेंगे, स्विच को हम क्लोज इस तरह से करेंगे। अब ये स्विच क्लोज हो गया तो यहाँ से करंट का फ्लो जो है, यहाँ से करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब करंट मूव करता हुआ जब यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे टोटल करंट होगा। ठीक है, अब करंट जब मूव करके आएगा तो करंट इस डायरेक्शन में भी जाएगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, अब कौन सी डायरेक्शन में कौन सा करंट होगा, इस तरह से ये करंट मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इसी हिसाब से ये करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी आएगा, ये करंट मूव करता हुआ यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, और लास्ट में मूव करता हुआ यहाँ से वापस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे करंट को हमने अलो किया, करंट इसने मूव करना शुरू कर दिया। अब आते हैं कि हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, इसका पोटेंशियल मालूम करना है। ठीक है, अब करंट अगर यहाँ से आ रहा है तो हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ लूप्स नजर आ रहे हैं, दैट इज एक लूप आपको ये नजर आ रहा है। अब एक लूप इसमें दैट इज लूप नंबर ADBA। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं लूप के बारे में, तो फर्स्ट लूप हमारे पास क्या है, लूप नंबर 1 जो है आपके पास, दैट इज लूप हमारे पास कौन सा है, दैट इज ADBA। ये एक लूप आपके पास बन गया, ADBA, दैट इज ADB और ये A। अब इस लूप में अगर करंट को हम देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
इसी हिसाब से दूसरा लूप हमारे पास है, उसमें हम देखेंगे कि वहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले लूप ए की बात करते हैं, फर्स्ट लूप की बात करते हैं। तो यहाँ पे करंट क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब ये जो करंट आएगा, क्योंकि ये लूप नंबर 1 है इसलिए रजिस्टर R1 है, तो यहाँ पे करंट को जो हम नाम देंगे दैट इज I1। ठीक है, I1 करंट आपका यहाँ से आएगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, ये देखें, ये इस तरह से करंट मूव करता हुआ इस तरह से गैल्वानोमीटर के पास जाएगा। ये एक लूप आपके पास बन गया। तो मैं अगर करंट की डायरेक्शन की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये जो डायरेक्शन है आपको नजर आ रही है, ये डायरेक्शन क्या है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज I1। इस लूप में करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसका हम मालूम करते हैं, पोटेंशियल मालूम करते हैं कि हमारे पास इसका पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दैट इज लूप इज इक्वल टू ए डी बी ए। अब इसमें अब यहाँ पे करंट I जो आ रहा है किसके अंदर आ रहा है, रजिस्टर R1 के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे I और R ये रिलेशन होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो I और R क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, अपना ओम्स लॉ के हिसाब से आप जानते हैं। तो I1 और R1 जब ये करंट यहाँ से रजिस्टर से मिलेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हम साइन उसके साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज माइनस I1 इंटू R1। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगाई, क्योंकि जब करंट यहाँ से इस रजिस्टर से गुजरेगा तो ये अपोज करेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से होता हुआ फिर ये किसकी तरफ आ रहा है, R3 की तरफ आ रहा है। अगर आगे मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो अगर ये लूप 1 है तो यहाँ पे करंट I1 है। अगर मैं लूप 2 की बात करूँ तो लूप 2 आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, B D C B। ये दूसरा लूप है B D C B। इस लूप में आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि ये B D C B की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास करंट क्या होगा, यहाँ पे आपके पास करंट I2 होगा। तो ये भी अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन भी आपके पास क्या है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये R2 है तो यहाँ पे करंट I2 होगा। ठीक है, इस ब्रांच में करंट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये I2 होगा। इसी हिसाब से ये तीसरा लूप आपको नजर आ रहा है जो नीचे वाला पोर्शन है। तो नीचे वाले पोर्शन में आपके पास क्या है, अपना जो इसका लूप का, तो यहाँ पे अगर आप लूप को देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है C D A और ये C के हिसाब से हो जाएगा। तो ये थर्ड लूप इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन अगर हम मालूम कर लें तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पे आपके पास करंट क्या होगा, दैट इज I3। ठीक है, I1 इस लूप में हो गया, I2 इस लूप में हो गया, I3 इस लूप में हो गया। अब यहाँ पे इसमें जो आ रहा है ये करंट क्या होगा, ये करंट I3 होगा। अब ये करंट I3 यहाँ पे आते हुए यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे भी करंट आपके पास क्या होगा, I3 होगा। अब ये वाला करंट जो आ रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये करंट आपके पास क्या है, ये I1 है। अब पहले तो हमने यहाँ पे इसका पोटेंशियल मालूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब पॉइंट ए तक आ गया, पॉइंट ए के बाद यहाँ पे जब जाएगा तो ये I1 R3 के पास जाएगा। तो यहाँ से दूसरा करंट जो थर्ड लूप है उसका करंट भी यहाँ से आ रहा है I3। अब यहाँ पे ये करना होगा कि जिस लूप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लूप नंबर 1 में है अभी तक हम, तो जिस लूप का करंट I1 है वो वहां पे ग्रेटर तस्वर किया जाएगा कि जैसे भी अगर उसके अपोजिट में दूसरा कोई भी करंट आ रहा है, फर्ज करें I1 के अपोजिट में I3 आ रहा है या I1 के अपोजिट में I2 आ रहा है, तो दोनों सूरतों में I1 जो होगा वो ग्रेटर होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे I1 और इसके अपोजिट में क्या है, I3 है। तो यहाँ पे अगर इसका मैं पोटेंशियल मालूम करूं तो अब जो हमने इस करंट की बात की, तो ये I1 R3 के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट में I3 भी है, तो I1 ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, I3 के मुकाबले में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज I1 माइनस I3 इंटू R3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे साइन कौन से लगा लें, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि किरचॉफ सेकंड रूल में हमने क्या स्टडी किया, ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ सेकंड रूल है। तो उस सूरत में यहाँ पे साइन जो होगी वो साइन भी आपकी क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी।
तो ये आपके पास क्या हो गया माइनस I1R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3। अब उसके बाद फिर करंट यहां से होता हुआ फिर ये करंट इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये करंट आपके पास क्या होगा यहाँ पे फिर से I1 होगा। अब वो वाला करंट जो I2 इस पॉइंट बी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला करंट हमारे पास क्या है, दैट इज I2। अब क्योंकि हम लूप नंबर 1 में हैं, इसलिए I1 ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, I2 के मुकाबले में। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये गैल्वानोमीटर है। अब ये करंट इस गैल्वानोमीटर से गुजरेगा, तो उस सूरत में I1 ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, I2 के मुकाबले में। तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर की भी एक अपना क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होगी, जिसको हम Rg से डिनोट करेंगे। तो गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो Rg है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दैट इज I1 माइनस I2 इंटू क्या है, रेजिस्टेंस आपके पास कौन सा है, Rg है। तो Rg इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो साइन आपके पास यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम ले लिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, लूप नंबर ADBA जो फर्स्ट लूप है हमारे पास, उसमें हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, माइनस I1R1 माइनस इंटू ब्रैकेट I1 माइनस I3 इंटू R3, क्योंकि यहाँ पे I1 ग्रेटर था, I3 उससे कम था, तो R3 के साथ यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर ये करंट की डायरेक्शन इधर गई, I1 ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से I2 नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये करंट I1 ग्रेटर होगा इसके मुकाबले में, I2 के मुकाबले में, तो यहाँ पे I1 माइनस I2 इसके साथ जो आपके पास रेजिस्टर था वो Rg था, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट इसमें आ गया। अब आते हैं कि लूप नंबर दूसरे लूप की अगर हम बात करें, तो दूसरा लूप हमारे पास कौन सा है, दैट इज CBDC। ये दूसरा लूप है आपके पास, या आपको ये ऐसे करें कि BDCB, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा लूप है। और उस लूप में हम जो बात करेंगे दैट इज लूप नंबर 2 इज इक्वल टू दैट इज क्या है, BDCB। BDCB। अब इस लूप में करंट की डायरेक्शन देखते हैं, तो करंट इस तरह से फ्लो होता हुआ पॉइंट बी से फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से मूव करता हुआ करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये करंट आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट आपके पास फिर I2 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले करंट I2 कहाँ पे आ रहा है, रजिस्टर R2 में। जाहिर सी बात है, जब यहाँ से करंट I2 गुजरेगा R2 में से, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस सूरत में आप अगर इसका पोटेंशियल मालूम करें, तो ये भी नेगेटिव साइन में आएगा, नेगेटिव I2 R2। तो यहाँ पे लिखेंगे I2 और ये R2, ठीक है। यहां तक आ गया। अब ये फिर से करंट पॉइंट बी से आके नीचे की तरफ आ रहा है, गैल्वानोमीटर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अब I2 ग्रेटर होगा, क्योंकि लूप इस लूप की हम बात कर रहे हैं, I2 वाले लूप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे I2 ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, I1 के मुकाबले में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव साइन पहले से लगा लेते हैं, इनटू ब्रैकेट I2 माइनस I1 इंटू Rg, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ क्या है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। अब ये करंट यहाँ से मूव करता हुआ फिर कहाँ पे जाएगा, I2 इसके पास जाएगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा करंट आ रहा है, I3 आ रहा है। तो I2 ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, I3 के मुकाबले में। तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 माइनस I3, और रजिस्टर कौन सा होगा, R4 होगा। I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने देखा कि जो फर्स्ट लूप था उसमें भी हमने इसका पोटेंशियल जो है वो मालूम कर लिया, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकेंड लूप में BDCB में भी हमने इसका पोटेंशियल मालूम कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि ये जो हमने 4 रजिस्टर लगाए R1, R2, R3 एंड R4, इसमें से ये जो 2 रजिस्टर हैं वो फिक्स रजिस्टर हैं, जिसको हम नॉन रजिस्टर कहते हैं। लेकिन इसमें जो एक और रजिस्टर होगा, फर्स्ट करें R3 की मैं बात करूं, तो R3 आपके पास क्या होगा, ये वेरिएबल रजिस्टर होगा, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं।
और जो चौथा रजिस्टर है, फोर्थ रजिस्टर है, ये आपके पास क्या होगा, ये अननोन होगा जिसको हमने कैलकुलेट करना होगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फर्ज करें इफ, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूं, इफ क्या R1 के रेशियो में, R1 के रेशियो में क्या है, R2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ R1 के रेशियो में अगर R2 है इज इक्वल टू, तो फिर R3 के रेशियो में R4 है, R3 के रेशियो में R4 है। ये तब बैलेंस होगा, ये तब इस तरह से आएगा जब यहाँ पे करंट जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब है कि गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी वो जीरो डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि जो मैंने बात की R3 की, तो वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है। हम इस तरह से इसको एडजस्ट करें ताकि यहाँ से आने वाला करंट और यहाँ से आने वाला करंट, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को बैलेंस पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब बैलेंस हो जाएगा तो उस सूरत में करंट जो होगा वो करंट क्या होगा, वो जीरो होगा। करंट कहाँ पे जीरो होगा, इस गैल्वानोमीटर, क्योंकि गैल्वानोमीटर यहाँ पे आपको जो डिफ्लेक्शन देगा वो जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, उसको सेंस करता है, तो इस सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है वो उसको डिटेक्ट करता है। अगर ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे इस कंडीशन के बाद अगर गैल्वानोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा देन, ये अगर ऐसे होगा देन आई जी मतलब करंट इन गैल्वानोमीटर, करंट इन गैल्वानोमीटर, फिर वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं आपको कंडीशन एक और बताता हूं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, दैट इज I1 माइनस I2। वो करंट किसके अंदर है, किसके अंदर है, वो गैल्वानोमीटर के अंदर है। तो अगर फर्ज करें कि I1 माइनस I2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो यहाँ पे आ रहा है, इस सूरत में I1 माइनस I2 इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो फिर अगर मैं इसको फिर ऐसे लिखूं I1, ये माइनस से अगर इज इक्वल टू तरफ लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I2। अगर I1 और I2 दोनों सेम है, इक्वल है, इसका मतलब है जितना करंट ऊपर से आ रहा है उतना ही करंट नीचे से जा रहा है। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम को अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हम अगर I1 और I2 दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है, तो हम उसको I से डिनोट करेंगे। अब इस इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे आपको करंट I1 और I2 नजर आए उसकी जगह पे आपने क्या लिखना होगा, उसकी जगह पे आपने सिर्फ I यूज करना होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे I1 है, हाँ है, यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे भी I1 है। ठीक है, जहां पे I1 होगा वहां पे I लिखेंगे, जहां पे I2 होगा वहां पे भी हम I यूज करेंगे। अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हो गया माइनस I1 की जगह पे I आ गया, उसके साथ रजिस्टर R1 हो गया, माइनस फिर I1 माइनस I3 है, तो I1 की जगह पे क्या आ जाएगा, I1 की जगह पे I आ जाएगा, माइनस I3 आपका सेम रहेगा, उसके साथ रजिस्टर आपके पास कौन सा है, R3 है। उसके बाद I1 माइनस I2, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, खत्म हो गया, तो बाकी आपके पास क्या है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को फर्दर थोड़ा रीअरेंज करते हैं, माइनस I R1, ये माइनस वाला पोर्शन है, माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3। अगर मैं इसको इज इक्वल की उस तरफ लेके जाऊं तो फिर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I माइनस I3 इंटू R3। ठीक है, तो ये माइनस R1 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला पोर्शन इज इक्वल टू उस तरफ आ गया, तो ये I माइनस I3 ये प्लस हो गया R3। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसी हिसाब से वही कंडीशन, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, जहां पे I1 होगा वहां पे I लिखेंगे, जहां पे I2 होगा वहां पे भी हम I यूज करेंगे। तो इस लूप में आ जाते हैं, देखें लूप में, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दैट इज माइनस I2 की जगह पे क्या आ जाएगा, I2 की जगह पे I आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास रेजिस्टर कौन सा है, R2, उसके बाद फिर माइनस यहाँ पे क्या है, I2 माइनस I1, तो I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है,
0 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये पोर्शन आपका क्या होगा, ये 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन अगर 0 है तो उस सूरत में ये वाला पोर्शन आपका 0 हो गया। फिर माइनस है I2 माइनस I3, तो I2 की जगह पे क्या आ जाएगा, I2 की जगह पे I आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे, दैट इज I माइनस I3 इंटू रेजिस्टेंस कौन सा है 4, दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस I R2, ये माइनस वाला पोर्शन इज इक्वल टू उस तरफ चला जाएगा, इज इक्वल टू माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज I माइनस I3 इंटू R4। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे लूप ए में हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 1 और इसके साथ इक्वेशन 3 रीअरेंज करने के बाद फिर लूप सेकेंड लूप में इक्वेशन 2 थी, उसके बाद हमने इक्वेशन 4 कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। अब आगे क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 4 के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 विथ इक्वेशन नंबर 4 के साथ। इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है इक्वेशन 4 के साथ। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है माइनस I R1, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 4 के साथ, माइनस I R2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस I R2 इज इक्वल टू, दूसरा वाला पोर्शन क्या है, इज इक्वल टू I माइनस I3 इंटू R3, I माइनस I3 इंटू R3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 वाला क्या है, I माइनस I3 इंटू R4, दैट इज I माइनस I3 इंटू R4। ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी, ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 4 थी, क्योंकि हमने क्या करना था, डिवाइड करना था इक्वेशन 3 को विथ इक्वेशन नंबर 4 के साथ। अब आप देखें कि माइनस I आपका यहाँ पे है, माइनस I आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसी हिसाब से I माइनस I3 यहाँ पे है, I माइनस I3 यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया। तो बाकी रिमेनिंग क्या है, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ऊपर बाकी, दैट इज R3 डिवाइडेड बाय R4। अब ये कंडीशन आ गई, ये वही कंडीशन है जो यहाँ पे मैंने पहले लिखी थी, इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये बैलेंस कब होगा, ये इक्वल एक दूसरे से रेशियो इक्वल्स कब होंगे, जब करंट जो होगा गैल्वानोमीटर के अंदर वो अगर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, वहां पे वो पोटेंशियल वहां पे अगर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब फर्स्ट करें, जो मैंने आपको बताया था कि जो चौथा रेजिस्टर है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो अगर अननोन रेजिस्टर है, तो अननोन रेजिस्टेंस को हम कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का मकसद यही है कि ये डेरिवेशन करने के बाद हमें अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे R4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, RX लिखेंगे, लेकिन इससे पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा R1, इसके साथ क्या है R4 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि R4 जो है वो RX के तौर पे जानेंगे, क्योंकि वो अननोन है। तो यहाँ पे R4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, RX लिखेंगे इज इक्वल टू R2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे R3 इंटू R2, क्योंकि RX मुझे मालूम करना है। तो RX मेरे पास क्या है, दैट इज अननोन रेजिस्टर है। तो RX इज इक्वल टू किसके इक्वल है, R3 इंटू R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे R3 इंटू R2, जो चीज मल्टीप्लाई में R1 वो इज इक्वल के उस तरफ क्या होगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। अब आपके पास ये वाला जो फार्मूला आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टर। हाउ टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टर, तो इस तरह से आप इस सर्किट की मदद से, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से कोई भी अननोन रेजिस्टर अगर आपका सर्किट में है तो हम इस तरह से इसको मालूम कर सकते हैं। अगर आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से नोट करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको आप जल्दी जल्दी ले लें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ। आप लूप नंबर 1, पहले लूप नंबर 1 की बात की थी, फिर हमने लूप नंबर 2 की बात की थी, फिर हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया,
क्वेश्चन 1 आ गई, क्वेश्चन 2 आ गई, फिर उसके बाद रीरन करने के बाद क्वेश्चन 3 आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 आ गई, फिर 3 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो ये था टॉपिक हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का, किस तरह से हमने डेरिवेशन करके हमने Rx जो अननोन रजिस्टर है उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है, इसको अगर मालूम करना है तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से हम अननोन रजिस्टर जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होंगे नॉन रजिस्टर के या वेरिएबल रजिस्टर के, और आपको वहाँ पे अननोन रजिस्टर मालूम करना है तो ये फार्मूला यूज करके आपने उसका अननोन रजिस्टर जो है वो मालूम करना होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।